नमस्कार। हड्डियों और जोड़ों की समस्या केवल बुढ़ापे में या 40 प्लस 30 प्लस के बाद नहीं होती। यह समस्या बचपने में भी होती है, अर्थात बच्चों में भी बोन और जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है। वर्ल्ड पीडियाट्रिक बोन एंड जॉइंट डे के सानिध्य में मैं बच्चों के जोड़ों के हड्डियों के बारे में कुछ बताकर उनसे, पेरेंट्स से, और जो बच्चे 10 प्लस ईयर्स के हैं उनके लिए मैं खास अनुरोध करूंगा कि इन बीमारियों को, इन लक्षणों को यदि वो पहचान सकते हैं तो अपनी होने वाली परेशानी से बच सकते हैं। जन्मजात विकलांग होना या विकृतियां होना यह कुछ जीन्स पर आधारित होता है, जिसमें हाथ पैरों का टेढ़ा मेढ़ा होना होता है। और जैसे ही ये पता चले, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो तुरंत ही अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को या पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन को जरूर दिखाएं। बच्चों में सामान्यतः हाथ में पैरों में दर्द होता है, जो खेलकूद के दौरान सामान्य होता है। लेकिन यदि इनका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होता है, अर्थात इनके खाने पीने में यदि प्रोटीन, विटामिन्स, फल सब्जियां यदि सही मात्रा में है, संतुलित पौष्टिक भोजन है, तो इन्हें कोई समस्या नहीं होती। लेकिन कभी कभी अधिक खेलने के कारण, खेल कूद के कारण इनमें कमर दर्द की समस्या या पिंडलियां, जिसे हम काफ मसल्स कहते हैं, पैरों में भी दर्द होता है, जो सामान्यतः पानी की कमी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या फिर विटामिन्स की कमी से होता है। यह सिंपल रीएश्योरेंस और गर्म पानी से सिकाई और विटामिन सप्लीमेंट से यह ठीक हो जाता है। कुछ खास प्रकार की समस्याएं होती है जिसे हम इन्फेक्शन कहते हैं, हड्डियों में इन्फेक्शन जिसे हम ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। यह बच्चों में बहुत कॉमनली देखा जाता है। जोड़ों के आसपास दर्द होना या जोड़ों के बीच में दर्द होना, अर्थात हड्डियों के बीच में दर्द होने पर यह ऑस्टियोमाइलाइटिस जैसे सिम्टम्स आते हैं। कभी कभी वेट लॉस हो, इन्फेक्शन हो, फीवर हो, ऐसी कंडीशन में बच्चों को ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जैसी समस्या भी आती है, जो बोन टीबी के रूप में काफी खतरनाक रूप में साबित होती है और यह एक गंभीर समस्या होती है। यह सारी समस्याएं जोड़ के और हड्डियों के रूप में सामने आती है। कुछ खास प्रकार की जो तकलीफें हैं जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं, जो जोड़ों की समस्या होती है, इसमें से कुछ खास आर्थराइटिस हैं जो बहुत जल्दी ही कम उम्र में दिखाई देते हैं, जिसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस या रोमैटिक आर्थराइटिस या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इन सभी प्रकार की बीमारियों के लक्षण हमें बहुत जल्दी उम्र में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा रोमैटिक आर्थराइटिस। यह गले में खराश है, सर्दी के रूप में शुरू होता है, हार्ट की प्रॉब्लम के साथ शुरू होता है, बहुत सारे जोड़ों में शुरू होता है, और इसे आपको अपने पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट को या रोमेटोलॉजिस्ट को दिखाने से आपको तुरंत पता चल जाता है कि इसमें रोमेटॉइड की प्रॉब्लम हो सकती है, और यह खून की जांच से पता चलता है। सेम रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है, यह बच्चों में भी अपने लक्षण दिखाना शुरू करता है। इसका जो लक्षण होता है वो लगभग बड़ों के लक्षण के, बीमारी जो होती है उसी के आधार पे होता है, उसी के समान होता है। बच्चों में जोड़ों में दर्द होता है, थकान होता है, मॉर्निंग में तकलीफ ज्यादा होती है। ये सारी समस्याएं जैसा अडल्ट में दिखाई देता है वैसा ही बच्चों में भी दिखाई देता है। सेम ट्रीटमेंट फॉलो होता है बच्चों में, सुपरविजन ज्यादा होता है, न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, यह 8 साल की उम्र से भी लक्षण दिखाना शुरू करता है। बच्चे खासकर जो ग्रोइंग एज में होते हैं वो कुछ खास प्रकार की समस्याओं का जिक्र करते हैं, जैसे एड़ी में दर्द होना, घुटने के आसपास दर्द होना या कमर में दर्द होना। यदि यह लक्षण दिखाई दे रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक हिस्ट्री है, तो हमें एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम की बीमारी के लिए एक ब्लड टेस्ट होता है, उसे करा के हमें HLA-B27 को रूल आउट जरूर कर लेना चाहिए। और यदि यह मिलता है तो हमें शुरुआत से ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। जितनी जल्दी से इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, बीमारी की गंभीरता उतनी ही कम होती है। तो यह कुछ खास प्रकार के आर्थराइटिस की बीमारियां हैं। कुछ बीमारियां मरीजों में जो होती है वह सिकलिंग के कारण होती है, सीकल सेल डिजीज जिसे हम कहते हैं। यह हालांकि एक ब्लड की बीमारी है, लेकिन यदि सीकल सेल डिजीज के कारण इसकी गंभीरता बढ़ जाती है तो बोन के अंदर भी, जॉइंट के अंदर भी ब्लड का सर्कुलेशन काफी कम हो जाता है, और इसके कारण बोन सेल्स डेड होते हैं, इन्फार्क्ट डेवलप होता है, नेक्रोसिस डेवलप होता है, और इसमें कई बार ऑस्टियोमाइलाइटिस, बोन के अंदर इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है, उसके भी बीमारी की संभावना बढ़ती है। और साथ ही एक गंभीर दूसरी प्रकार की बीमारी होती है जिसे हिप जॉइंट में, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होता है और नेक्रोसिस भी हो जाती है, अर्थात जॉइंट में इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं और जॉइंट में बोन नेक्रोसिस होती है। बोन जिसे हम कहते हैं हड्डी गलने लगती है,
और यह समस्या फाइनली जोड़ को खराब करती है और यह हिप जॉइंट को खराब कर सकती है, और यह हिप जॉइंट खराब होने के बाद इसमें मेजर ऑपरेशन की संभावना बनती है, जिसे हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं। तो सीकल सेल के जो भी बच्चे पीड़ित हैं या पेशेंट हैं, उनको खास ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें प्रॉपर पौष्टिक भोजन के साथ साथ पानी की मात्रा शरीर में कम ना हो, रेगुलर पानी पीना चाहिए, रिहाइड्रेशन रहना चाहिए, उनको हाइड्रेटेड रहना चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही सीकल सेल क्राइसिस को उत्पन्न करता है। तो उनका रेगुलर एक्सरसाइज करना, पौष्टिक भोजन, वाइटामिन का सप्लीमेंट लेते रहना उनके सीकल क्राइसिस से उन्हें बचाता है। लेकिन सीकल सेल के कारण बहुत सारे मेडिकल इश्यूज भी होते हैं, तो इसके लिए आपको जरूर से अपने एमडी फिजिशियन, पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट या फिर हेमेटोलॉजिस्ट को जरूर आपको संपर्क करना चाहिए। और इसके बावजूद भी यदि तकलीफ होती है तो डेफिनेटली जोड़ों के डॉक्टर या हेमेटोलॉजिस्ट को आपको खास जोड़ों के लिए विशेषज्ञ से मिलना बहुत ही आवश्यक होता है। एवास्कुलर नेक्रोसिस जो बीमारी है, यह कई बार दूसरी समस्याओं के कारण भी होती है, जैसे चोट लगना या बच्चों में किसी खास प्रकार की बीमारी के लिए स्टेरॉइड के उपयोग होने के कारण भी होती है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सो कुल मिला के यदि हम सिंपल शब्दों में देखें तो बच्चों में भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है जो बोन और जॉइंट्स को अफेक्ट करती है, उनके ग्रोथ को अफेक्ट करती है, जो कि बच्चों का जो ग्रोथ फेज होता है 15 साल की उम्र तक बहुत तेजी से होता है। इसमें किसी भी प्रकार की हड्डी के समस्या होने के कारण उनका ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ रुकता है, और फिजिकल ग्रोथ रुकने के कारण उनका मेंटल और सोशल ग्रोथ भी काफी कंप्रोमाइज हो सकता है। तो आइए इस पीडियाट्रिक बोन एंड जॉइंट वर्ल्ड डे पे हम अपने आसपास के बच्चों को इसके लिए जागरूक करें, अपने समाज को जागरूक करें, क्योंकि आज का बच्चा ही कल का भविष्य है, कल का देश का भविष्य बनेगा। और यदि हम आज के जनरेशन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उनको हेल्दी करके रखते हैं, तो हमारा आने वाला भविष्य सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है, हमारा विश्व सुरक्षित है। इसलिए हमें इस बारे में अपनी जानकारी को बढ़ा के अवेयरनेस को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।